यात्रा शब्द अपने आप में रहस्य और रोमांच से भरा हुआ लगता है, और यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए यात्रा की जा रही हो तो उत्साह के साथ साथ घबराहट भी होती है। ऐसी ही यात्रा पर अभियान दल निकल रहा था। मार्ग में अनेक कठिनाइयों से लड़कर वे यहां तक पहुंचे थे जहां उन्हें अपनी मंजिल से मिलना था। सबके मन उत्साह से भरे हुए थे, साथ ही एक डर भी था। क्या इस यात्रा के बाद मंजिल बाहें फैलाकर उनका स्वागत करेगी? लेकिन उनका लक्ष्य आखिर था क्या? सभी लोग सुबह जल्दी ही उठ गए। अगली यात्रा की तैयारी करनी थी। काफी सोच विचार कर योजना बनाई गई। गांव से निकलकर गुप्त रास्तों से होते हुए उन्हें हेमनगर तक जाना था। सभी ने अपना भेष बदल लिया था। देवयानी और अधीश ने ग्रामीण पोशाकें पहन ली। विभूति और प्रताप व्यापारी के भेष में थे। तय हुआ कि ये चारों पहले नगर में प्रवेश करेंगे। वासुदेव और कुछ सैनिक नगर के बाहर ही उनके संकेत का इंतजार करेंगे। जब ये दल जौहरगढ़ के राजधानी नगर से चला था तो सब आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सभी एक से बढ़कर एक सिद्धिधारक और योद्धा थे, लेकिन आधे रास्ते में ही कार्तिक और पाणिक का जो हाल हुआ था उससे उनका विश्वास डगमगा गया था। अब वे हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। एक घोड़ा गाड़ी में अधीश और देवयानी साथ थे। उनकी गाड़ी वासुदेव का एक कुशल सैनिक चला रहा था। प्रताप और विभूति घोड़ों पर सवार होकर निकले। हेमनगर तक वे लोग आसानी से पहुंच गए, लेकिन नगर के द्वार पर ही बहुत से सैनिक सभी की जांच कर रहे थे और नाम पूछकर दर्ज करते जा रहे थे। देवयानी की गाड़ी को द्वार पर ही रोक लिया गया। गाड़ी के अंदर जो भी है नीचे उतरिए और अपना नाम और नगर में जाने का उद्देश्य बताइए। एक सैनिक ने गाड़ी के दरवाजे पर जोर से अपने हाथ का डंडा मारते हुए कहा। वे दोनों नीचे उतर आए। चालक को भी उतरने को कहा गया। आप सब अपने अपने नाम बताइए और ये भी कि हेमनगर की ओर क्यों आए हैं। सैनिक सपाट आवाज में बोला, जी मेरा नाम जीवन कुमार है और ये मेरी बहन दीना। इसका पति कई महीने पहले एक व्यापार के लिए निकला था और तब से घर नहीं लौटा। मेरी बहन बहुत परेशान थी, इसलिए हम उसे खोजने निकले हैं। अधीश ने घबराने का नाटक किया। अच्छा, यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ खोजने ही आया है। हम पहले तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेंगे, उसके बाद अंदर जाने देंगे। सैनिक ने दोनों को सर से पांव तक ध्यान से देखते हुए कहा, मेरी गाड़ी में तो चना चबेना और कपड़े लत्ते ही हैं सरकार। अधीश एकदम दीनहीन भाव से हाथ जोड़कर बोला। देवयानी एक बार को कांप गई। उनके अस्त्र शस्त्र सब इसी में थे। हालांकि अच्छी तरह छिपा कर रखे थे, लेकिन अगर तलाशी में मिल गए तो नगर के दरवाजे पर ही उनका अभियान विफल हो जाएगा। वो सब हम देख लेंगे, कहकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। लेकिन सचमुच उसमें 2 पोटलियों के अलावा कुछ नहीं मिला। अधीश और प्रताप ने अस्त्र शस्त्र अच्छी तरह से गाड़ी के निचले हिस्से की तरफ बांध दिए थे। दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन अगले ही पल सांस रुक भी गई। सैनिक झुककर गाड़ी के नीचे झांकने की कोशिश कर रहा था। इतने में गाड़ी से एक घुड़सवार की एक जोरदार टक्कर हुई और उसके घोड़े ने जोर से हिनहिनाकर अपने अगले पैर हवा में उठा दिए। तलाशी करने वाला सैनिक घबरा कर पीछे हट गया। ये प्रताप था। उसने तलाशी लेते हुए सैनिक को दूर से ही देख लिया था और उसे रोकने के लिए अपना घोड़ा तेज गति से दौड़ा दिया था। अरे अरे, तुम कौन हो भाई, बहुत जल्दी में हो? सैनिक चिल्लाया। अब उसका ध्यान गाड़ी से हट चुका था। इतने में विभूति भी अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आया और प्रताप के बगल में खड़ा हो गया। जल्दी में तो हूं भाई, व्यापार के समय की कीमत तो तुम्हें पता ही होगी, कहकर उसने एक मोहरों से भरी एक पोटली उस सैनिक की ओर उछाली। सैनिक ने वो लपक ली और इधर उधर देखा। कहीं दूसरे सैनिक ने उसे देख तो नहीं लिया। फिर चिल्लाकर बोला, व्यापार करने आए हो तो चुपचाप व्यापार करके जल्दी ही निकल जाना। चलो निकलो अब। इस तरह चारों अब हेमनगर में प्रवेश कर चुके थे। भीतर दाखिल होते ही देवयानी और अधीश ने बाजार का रास्ता पकड़ा और प्रताप और विभूति नगर सेठ की हवेली की ओर चल दिए। यहीं से उनकी खोज की शुरुआत होनी थी। सबेरा होने तक पाणिक की हालत में काफी सुधार हो चुका था। जैसे ही अधिपति कैलाश उसे देखने आए, वो जल्दी से उठकर बैठ गया और उन्हें प्रणाम कर पूछा, मुझे यहाँ कौन लेकर आया अधिपति? तुम वासुदेव के सैनिकों के साथ यहाँ पहुंचे हो, अधिपति ने कहा। अब पाणिक ने फिर से दिमाग पर जोर डाला तो उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा।
अधीश? अधीश कैसा है? क्या उस पर भी हमला हुआ था? वो बिल्कुल ठीक है और वे सब अगले अभियान के लिए निकल चुके हैं, अधिपति ने बताया। मैं भी जाना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दें। पाणिक ने हाथ जोड़कर कहा। वास्तव में उसे प्रताप की ही चिंता अधिक थी। नहीं पाणिक, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने एक विशेष व्यक्ति को उनके साथ भेजा है। उसके रहते किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब पाणिक कुछ शांत हुआ। अधिपति कैलाश उसे आराम करने को कहकर वहां से चले गए। जौहरगढ़ में सुबह ही सुबह काफी अफरा तफरी मची हुई थी। विश्वनाथ पुरोहित खुद सैनिकों के साथ जगह जगह जाकर तलाशी ले रहे थे। आखिरकार एक पुरानी सी दिखने वाली झोपड़ी में वे दोनों व्यक्ति मिल गए जिन्होंने विभूति पर हमले की योजना बनाई थी। विश्वनाथ घोड़ों से बांधकर उन्हें घसीटते हुए नगर के मुख्य चौराहे तक लाया। पूरे नगर में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि विभूति जीवित है। लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने तो खुद उसका मृत शरीर देखा था, एक व्यक्ति ने कहा। अधिपति कैलाश जो ना करे, उनके आगे तो मुझे लगता है खुद यमराज की भी नहीं चलती, दूसरा बोला। लोग जगह जगह झुंड बनाकर इकट्ठे हो रहे थे और इसी तरह की बातें कर रहे थे। चौराहे पर लाकर उन्हें बांध दिया गया। फिर विश्वा ने बोलना शुरू किया। आप सबको पता है, जौहरगढ़ में षड्यंत्र रचने की सजा मौत है और इन दोनों ने भले ही खुद साजिश नहीं रची, लेकिन उसे अंजाम देने में पूरी मदद की है। इसलिए जब तक ये उस व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे जिसने विभूति को जान से मारने और नगर की सुरक्षा व्यवस्था भंग करने की कोशिश की थी, इन दोनों को भूखा प्यासा यहीं लटका कर रखा जाएगा और 8 सैनिक दिन रात यहां पहरा देंगे। भीड़ जोर जोर से मार डालो चिल्ला रही थी। सबको सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। लोगों का वश चलता तो पल भर में उन दोनों के चीथड़े उड़ा देते। विश्वा ने उन्हें शांत रहने को कहा। खट खट जोर की आवाज हुई और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों की गर्दन में एक एक तीर आकर धंस गया। वे तीर किस दिशा से आए थे पता ही न चला। तुरंत ही दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। भीड़ में भगदड़ मच गई और तुरंत ही वो स्थान खाली हो गया। विश्वा ने सैनिकों की मदद से दोनों शव नीचे उतारे, उनके अंतिम संस्कार के निर्देश दिए और फिर अधिपति से मिलने चल दिए। जगन्नाथ वैद्य जब से वो पदार्थ लेकर अपनी कुटिया में लौटा था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी कुटिया के सारे दरवाजे अच्छी तरह से बंद किए और फिर जमीन पर बैठकर कोई मंत्र सा पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वहां घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे के बीचों बीच वो पदार्थ हवा में मंडराने लगा और गोल गोल घूमते हुए एक छल्ले में बदल गया। वो छल्ला जगन्नाथ ने अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहन लिया। थोड़ी देर में अंधेरा गायब हो गया। जगन्नाथ ने कुटिया का दरवाजा खोला और पाणिक को देखने चल पड़ा। उधर वासुदेव और उसके सैनिक भी हेमनगर के बाहर तक पहुंच चुके थे, लेकिन द्वार रक्षकों की नजर से दूर एक जंगल जैसी जगह पर वे सब रुके हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें बहुत से घोड़ों के उस तरफ आने की आवाज सुनाई दी। वासुदेव चौकन्ना हो गया। जैसे ही वो दल उनके पास आया, उसने देखा कि वो कोई सेना की छोटी सी टुकड़ी थी। सैनिकों की वेशभूषा जौहरगढ़ की सेना जैसी नहीं थी। जाहिर है वे कहीं बाहर से आकर हेमनगर के अंदर जा रहे थे। वासुदेव ने इशारे से उन्हें रुकने को कहा, क्योंकि उसकी सेना ने भी जौहरगढ़ की पोशाक नहीं पहन रखी थी, तो उस टुकड़ी के सेनापति को उन पर शक नहीं हुआ। वासुदेव ने कहा, मैंने सुना है हेमनगर में आज कुछ बड़ा होने वाला है और इसीलिए हमारी टुकड़ी को यहाँ पर बुलाया गया है। हम भी ठीक इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। दूसरे सेनापति ने जवाब दिया। अच्छा, अभी तो द्वार पर यात्रियों की तलाशी चल रही है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर रुककर सुस्ता लें। वासुदेव बोला, हम भी थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं, थोड़ी देर हम भी आराम कर लेते हैं, घोड़ों को दाना पानी डाल देते हैं। सेनापति अपने घोड़े से उतरते हुए बोला। वासुदेव का काम बन गया था। अधीश और देवयानी मुख्य बाजार में पहुंच चुके थे और जगह जगह जाकर लोगों से किसी अमृतलाल के बारे में पूछ रहे थे। ये मेरी छोटी बहन है दीना, इसका पति अमृतलाल कोई 6 महीने पहले व्यापार के लिए इस नगर की ओर आया था। तब से ना वो घर लौटा है, ना उसकी कोई खबर मिली है। मेरी बहन बहुत परेशान है। इसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। क्या कोई बता सकता है कि बाहर से व्यापारी आकर यहाँ किस जगह काम करते हैं? अधीश कहता तो कोई उसकी परेशानी ध्यान से सुनता और कोई हवा में उड़ा देता, लेकिन सही जवाब किसी के पास नहीं था। ए लड़के, इधर आओ।
अधीश को पीछे से किसी ने पुकारा। अमृतलाल का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक काम की बात बता सकता हूं। यहां से सीधे दक्षिण में जाओ, वहां पर एक मठ है, शायद तुम्हारा काम बन जाए। ये एक बूढ़ा आदमी था जो इतना कहकर वहां से चला गया। इससे पहले उससे कुछ और पूछता वो भीड़ में गायब हो गया। अधीश उस जगह से दक्षिण की ओर चल पड़ा। प्रताप और विभूति नगर सेठ की हवेली पहुंच गए थे। वहां जाकर उन्होंने पहरेदार से कहा, हमें तुम्हारे सेठ से मिलना है, अपना नाम दर्ज करा दो और शाम को आना। अभी सेठ जी जरूरी काम में व्यस्त हैं। उसने रुखाई से कहा, ये चिट्ठी और ये पोटली ले जाकर अपने सेठ को दे दो। प्रताप ने पोटली उसके हाथ में थमाई। पहरेदार ने एक नौकर को अंदर भेज दिया। वो चिट्ठी खुद नगर सेठ ने ही एक व्यापारी को दी थी कि जब जरूरत पड़े वो किसी के हाथ चिट्ठी भेजकर माल मंगवा ले। सेठ ने चिट्ठी पढ़ी और खुद ही दौड़ा दौड़ा चला आया। आदर के साथ प्रताप और विभूति को भीतर ले गया और मेहमानों वाले कमरे में ठहरा दिया, जहां वे लोग अगली योजना की तैयारी करने लगे। अधीश और देवयानी दक्षिण में उस मठ तक पहुंच गए। वहां मठ के दरवाजे पर कड़ा पहरा था और कुछ लोग गाड़ियों से वहां आ जा रहे थे। दोनों ने जगह की पहचान की और प्रताप के पास हवेली की ओर चल दिए। अब प्रताप को वहां उन दोनों की जरूरत पड़ने वाली थी। अभी प्रताप और विभूति ठीक से सुस्ता भी नहीं पाए थे कि सेठ चिल्लाता हुआ उनके कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ एक और व्यक्ति वहां पर था। जैसे ही उसने विभूति को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। विभूति, वो ऐसे चिल्लाया जैसे उसने भूत देख लिया हो। तुम तो मर गए थे ना, तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ, लेकिन अब भूत बनकर तुमसे हिसाब करने आया हूं सेठ गोपाल दास। विभूति हंसकर बोला, पकड़ो इन दोनों को, यहां से हिलने मत देना। सेठ गुस्से से कांपता हुआ बोला, आज तक उसके साथ इतना बड़ा धोखा किसी ने नहीं किया था और इन दोनों ने कितनी आसानी से उसे बेवकूफ बना दिया। उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन प्रताप को वश में करना इतना आसान नहीं था। चुटकियों में उसने सारे पहरेदारों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। नगर सेठ और गोपाल दास दोनों के हाथ बांधकर कुर्सियों से बांध दिया। सेठ बोला, अभी मेरे सैनिक आते ही होंगे, वही तुमको मजा चखाएंगे। आपके सैनिक गहरी नींद में सोए पड़े हैं सेठ जी, कहकर विभूति जोर से हंसा। वासुदेव ने उस सैनिक टुकड़ी को आराम करने के बहाने रोका और नाश्ते में नींद की दवा मिलाकर दे दी थी। जैसे ही उनकी आंख लगी, वासुदेव ने उनके हाथ पैर कसकर पेड़ों से बांध दिए और खुद अपनी सेना के साथ नगर में आ गया। पहरेदारों ने समझा जो टुकड़ी आ जाने वाली थी वो वही है और किसी ने उन्हें रोका नहीं। अब तक देवयानी और अधीश भी वहां पहुंच चुके थे। वासुदेव जैसे ही हवेली पर पहुंचा, वे सब उस मठ की ओर निकल पड़े। उन्होंने नगर सेठ और गोपाल दास को एक गाड़ी में बिठा दिया। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। मठ के पहरेदार कोई साधारण सैनिक नहीं थे। उनमें से कई कुशल योद्धा और सिद्धि धारक भी थे। मठ से काफी पहले वे सब रुक गए। देवयानी और अधीश, यहां से तुम्हारा काम शुरू होता है, प्रताप ने कहा। अब वे दोनों मठ के अंदर जाने वाले थे। उन्हें यह तो पता था कि अवैध और खतरनाक औषधियां यहां बनाई जा रही हैं, लेकिन वे कौन सी हैं और कितनी मात्रा में हैं, यह पता लगाना बाकी था और उन्हें नष्ट करना भी। कौन हो तुम लोग और अंदर कहां चले आ रहे हो? एक पहरेदार गरजा। हम मुसीबत के मारे हैं सरकार, ये मेरी छोटी बहन है, हम इसी के पति को यहां खोजने आए हैं। और अधीश ने पूरी कहानी उस पहरेदार के सामने दोहरा दी। अच्छा, अभी इधर ही रुको, कहकर उस पहरेदार ने देवयानी को सर से पैर तक देखा। साधारण ग्रामीण कपड़ों में भी देवयानी का सौंदर्य छिपाए नहीं छिप रहा था। थोड़ी ही देर में वो पहरेदार 3-4 और साथियों को लेकर आ गया। उन्होंने आपस में कुछ इशारा किया और उनमें से एक बोला, आप अंदर चलकर बैठिए, तब तक हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर कोई अमृतलाल काम करता है या नहीं। वे दोनों जैसे ही भीतर दाखिल हुए, एक पहरेदार ने हाथ उठाकर कुछ इशारा किया और वे दोनों एकदम जम गए। फिर एक आदमी ने उनके हाथ पैर कसकर बांध दिए। सारे पहरेदार जोर जोर से हंसने लगे। बहुत दिनों के बाद इतनी सुंदर स्त्री देखने को मिली है और कौन बेवकूफ इसे वापस जाने देगा, कहकर वे लोग आपस में भद्दे भद्दे इशारे करते हुए घिनौनी हंसी हंसने लगे। देवयानी की आंखें चिंगारियां बरसा रही थीं, लेकिन दोनों के हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे। अधीश को भी क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अभी कुछ भी कहने का मतलब था अब तक की सारी मेहनत पर पानी फेर देना।
उसने आंखें बंद की और अपना दिमाग शांत कर कुछ सोचने लगा। ये एक ऐसी मुसीबत थी जिसकी उन्होंने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। बाहर इंतजार कर रहे साथियों को अब बेचैनी होने लगी। मैं जाकर पता करता हूं क्या मामला है। उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? अब तक कोई संकेत नहीं मिला? प्रताप ने कहा और मठ की ओर चल पड़ा। उसे क्या पता कि वो एक नई मुसीबत को बुलावा देने जा रहा है। देवयानी किसी तरह अपने क्रोध को काबू में किए बैठी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि यहां से किस तरह निकल जाए। क्या वे लोग सही सलामत वहां से निकल पाएंगे? क्या उन खतरनाक औषधियों को वे नष्ट कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।